Welcome students. This video lecture is the part of Floats and Public School digital learning program, and today we start our new chapter, that is biomolecule. नाम से पता है बायोमोलिक्यूल्स है, दैट मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कहीं ना कहीं ये मिलेंगे. बायो मीन्स होता है आपका लिविंग, और बायोमोलिक्यूल्स आर जनरली पॉलीमर्स एंड दे आर हैविंग वेरी हाई मोलिकुलर masses. That's why they are also called giant molecules. Giant molecules होते हैं, बड़े molecules होते हैं, and they are mainly present in our diet. For example, protein, carbohydrate, vitamins, and nucleic acids. So let's start. This is part 1, and I am Govind Patidar, and start from the biomolecules. Yes. So first we talk about the definition of the biomolecules. Are the giant molecules which with the high molecular masses and that participate in various biochemical processes. Okay, तो जितनी भी बायोकेमिकल प्रोसेस आपकी बॉडी के अंदर हो रही है, whether it is a replication, ट्रांसक्रिप्शन, एनीथिंग, सारी बायोकेमिकल प्रोसीजर जो है, एंजाइमेटिक रिएक्शंस होगी that related with the digestion, that all involve the biomolecules, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स. आगे बात करता हूँ. सबसे पहला है यहाँ पर मैंने लिया है बायोमोलिक्यूल, दैट इज प्रोटीन. एंड व्हाट अबाउट द नेम? इसका नाम प्रोटीन क्यों रखा? क्योंकि ग्रीक वर्ड में एक नाम है, ग्रीक लैंग्वेज में एक वर्ड है, इट इज कॉल्ड प्रोटियोस. प्रोटियोस का मतलब होता है प्राइमरी एंड प्राइम मोलिक्यूल. प्राइम का मतलब समझते हैं ना, इंपॉर्टेंट मोलिक्यूल्स. प्राइमरी का मतलब ये है कि सभी बायोमोलिक्यूल्स में से प्राइमरी माना जाता है, बिकॉज प्रोटीन इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सेल और वेरियस इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल. तो ये प्राइम मोलिक्यूल कंसिडर किया जाता है, और इसका हिस्ट्री काफी एंशिएंट है प्रोटीन की. दूसरी खास बात, इन अ सिंगल लाइन, इफ यू वांट टू डिफाइन दिस प्रोटीन, देन आई से पॉलीमर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स. तो अल्फा अमीनो एसिड्स का पॉलीमर है. तो बहुत सारे छोटे छोटे अमीनो एसिड जो है आपस में इन चेन, ये आपस में क्या होते हैं, ज्वाइन होते हैं. ज्वाइन होने के बाद जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है, और पॉलीपेप्टाइड चेन बहुत सारी मिलकर प्रोटीन बनाती है. तो बेसिकली द बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जिसे आप बोलते हैं प्रोटीन की, वो है आपकी अल्फा अमीनो एसिड्स. बहुत सारे अल्फा अमीनो एसिड, जैसे ये एक हो गया, सेकंड अल्फा अमीनो एसिड्स हो गए, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, ऐसे अटैच हो जाते हैं. और इनके बीच में जो लिंकेज होते हैं, द लिंकेज विच बाइंड दी टू अमीनो एसिड, दैट इज कॉल्ड पेप्टाइड टाइप ऑफ लिंकेज, पेप्टाइड लिंकेज. एंड एज वी सी हियर, the number of peptide linkages are there, that's why I say polypeptide. Number of polypeptides are combined together and driven together and form a protein. So first we talk about the alpha amino acids. So what we see, the basic structure of amino acid, if you break this term, amino and acids. Amino means amine function group, and acid means carboxylic functional group. So basically amino acids are consist of two functional group, one is amine and another is carboxylic acid. सभी अमीनो एसिड्स में आपको कॉमन मिलेंगे ये दोनों फंक्शन. अदर देन दिस, हाइड्रोजन इज आल्सो फिक्स हियर, एंड द वेरिएबल पार्ट ऑफ द अमीनो एसिड इज ओनली एंड ओनली आर ग्रुप. आर ग्रुप आपका वेरिएबल होता है. आर मे बी एच इन सम ऑफ द केसेस, and it may be some alkyl group, it may be functional group, it may be basic functional group, it may be acidic functional group, कुछ भी हो सकता है. ओके, दूसरी खास बात ये बात करता हूँ मैं यहाँ पर. यहाँ मेन फंक्शनल ग्रुप आपका एक कार्बोक्सिलिक होगा, and the carbon which is directly attached with that carbon is called alpha carbon. तो समझ में आ गया होगा आपको कि अमीनो एसिड्स को अल्फा क्यों बोला मैंने, because amino group is attached with the carbon which is alpha अकॉर्डिंग टू पोजीशन और आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर. तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में क्या बोला जाता है कि मेन जो फंक्शनल ग्रुप है उसके जस्ट
पास वाला एडजेसेंट जो कार्बन है जो उससे डायरेक्टली अटैच है दैट इज कॉल्ड अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन से चूंकि अमाइन ग्रुप जुड़ा हुआ है, अमाइन ग्रुप जुड़ा हुआ है, और इस अमाइन ग्रुप को इसलिए क्या बोला गया है, इस पूरे अमीनो एसिड्स को अल्फा अमीनो एसिड्स। दूसरी चीज आपको यहाँ ये नोटिस करनी है कि ये जो कार्बन है दैट इज टेट्रावेलेंट, सारे कार्बन टेट्रावेलेंट ही होते हैं। तो इट हैज 4 साइड टू अटैचमेंट, 2 तो आपके ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, ये भी ऑक्यूपाइड है, ये भी ऑक्यूपाइड है। तो बेसिकली अगर ये चारों ग्रुप जो अटैचिंग ग्रुप है, तो चारों अटैचिंग ग्रुप अगर आपके क्या हो, डिफरेंट हो, all 4 combining groups are different, then such carbon is called optically active carbon। optically active carbon की वजह से इस अमीनो एसिड में अल्फा अमीनो एसिड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव, दे हैव एबिलिटी टू रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इनके अंदर एक एबिलिटी डेवलप हो जाती है जिससे प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर पाएंगे। ओके, and जो भी whatever optically active molecule are there, they all have a common thing that is chiral carbon। chiral carbon किसे बोला जाता है, if for the attaching group which are directly attached with the carbon are of different type के हो तो उसे बोलते हैं chiral carbon। फिर नोट डाल के आप लिख सकते हैं all amino acids except glycine। why except glycine? because in case of glycine amino acid at the place of R there is a H। okay, so two groups that are directly attached with the carbons get same। यहाँ हाइड्रोजन लिखा होता है ग्लाइसिन के अंदर R की जगह पर, H and H, तो दोनों सेम हो चुके हैं। now that carbon is no more optically active, ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, ये chiral center नहीं है, and because of that glycine is a optically inactive amino acid। even only amino acid which is optically inactive that is glycine। 20 अमीनो एसिड में से इकलौता ऐसा अमीनो एसिड है जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ये ध्यान रखना होता है क्योंकि 1 मार्क क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। नाउ वी टॉक अबाउट द डिटेल स्टडी अबाउट द अमीनो एसिड्स that can be written as A and A। 20 different type of amino acids are discovered, and in the case of biology some of the students say there is a 21, बहुत सारे 21 समझते हैं 20 है, but we talk about only 20 different type of amino acids, and out of which half of the amino acids that means 10 are essential and rest half are non-essential amino acids। okay, so what is the criteria for their essentiality? okay, so the basic thing is that those amino acids which are not synthesized in our body are essential, while those amino acids which are already synthesized in our body are non-essential। जो हमारी बॉडी में बन जाते हैं वो तो आवश्यक नहीं है, और जो आवश्यक है वो कौन है, जो आपकी बॉडी में नहीं बनते हैं। समझ रहे हैं बात को? तो उन्हें कहीं ना कहीं आपको बाहर से आपको उसकी आपूर्ति करनी पड़ेगी। वी हैव टू टेक दीज अमीनो एसिड दैट इज एसेंशियल अमीनो एसिड थ्रू द डाइट के थ्रू आपको लेना पड़ेगा। अमीनो एसिड कैन बी क्लासिफाई अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल। ओके, नोट डाल के फिर कैरेक्टरिस्टिक की तरफ मूव करना चाहता हूँ आपको। व्हाट आर द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अमीनो एसिड्स? दे ऑल आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ओके, आप सॉलिड फॉर्म में, क्रिस्टल की फॉर्म में आप ऑब्टेन कर सकते हैं लैब्स के अंदर। नेक्स्ट, soluble in water, all are mostly soluble in the water and having high melting and boiling points। they are soluble in water and even they form a bipolar species that is called deuterium। we talk about it in the last slide। now we go for the next, that is a difference in between essential and non-essential amino acids। so what we say, amino acids which are not synthesized in our body are called essential। they are taken along with the regular diet। आपको रेगुलर डाइट में उनको लेना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल ट्रिपल एल, लाइसिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, ऐसे समझिए आप। एंड व्हाट अबाउट द नॉन एसेंशियल? सो वी कैन से अमीनो एसिड्स विच आर सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी, जो अपनी बॉडी में बनते हैं, दे आर नॉट टू बी टेकन फ्रॉम द रेगुलर डाइट। एग्जाम्पल है ट्रिपल ए। ट्रिपल ए का मतलब एलानिन, asparagine and aspartic acids। So this is basic about the difference, how essential are different from the non-essential। You have to learn these examples, at least 3 examples you can learn।
Now we talk about the very important bond that is exists in between two amino acids, that is called peptide bond. Peptide bond दो amino acids के बीच में बनने वाला bond है. So if we think about the chemistry of the peptide bond, then we have to take an example here. First, suppose I take an example that peptide bond bind alanine with the glycine. So ella and gly is a dipeptide, and if you see the bond which is formed like that, what about the alanine structure? Okay, it just reverse. ग्लाई यहाँ है तो मैंने इसको आगे ले लिया, इस बार उल्टा कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको टर्न कर सकते हैं. So first we take the glycine. So glycine में दोनों हाइड्रोजन होते हैं, मैंने जैसा पहले बोला था आपसे. And इसका जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है that react with the NH2 group of the alanine, and there is a evolution of the water. यहाँ से water बाहर निकला है, so ये कंडेंसेशन प्रोसेस हुई. यहाँ से वाटर निकलता है, वो सारी प्रोसेस कंडेंसेशन कहलाती है. तो यहाँ से कार्बोक्सिलिक से, देखिए कार्बोक्सिलिक में क्या है, COOH, तो ये भी यहाँ था, तो यहाँ से OH ग्रुप गया और अमाइन में है NH2, तो NH2 से NH बचा तो H यहाँ से गया. तो ऐसे करके कार्बोक्सिलिक से OH और NH2 से H, अमाइन ग्रुप से हाइड्रोजन और कार्बोक्सिलिक से OH, तो दोनों मिलकर जो है यहाँ से वाटर रिमूव होता है. और आफ्टर रिमूवल ऑफ वाटर देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड एज CONH. So the chemical representation of peptide bond is CONH. इस तरीके से आप डाइपेप्टाइड शो कर सकते हैं. पेप्टाइड बॉन्ड ध्यान रहे. Now we talk about the deuterium. Deuterium is exists originally when amino acid dissolve in water. अमीनो एसिड को जब पानी में आप घोलेंगे, डिसोल्व करेंगे, at that time it will form a bipolar species which is amphoteric also called deuterium. So what about the definition? In aqueous state, amino acid form a bipolar and amphoteric species called deuterium. What about the bipolar? Bipolar इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पर दोनों तरफ चार्ज है. देखिए पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज. There is a two poles which are created by transfer of that proton from amine group to carboxylic, or we can say from carboxylic to amine group, not a amine to carboxylic to amine group. तो देखिए COH में से ये जो H है ये प्रोटॉन की फॉर्म में रिलीज होता है, and that is gained by pair of lone pair which is present on a nitrogen here, and due to loss of lone pairs from the nitrogen it acquire positive charge. तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है अपना हाइड्रोजन लूज करता है H प्लस की फॉर्म में, और कौन गेन करता है, नाइट्रोजन. नाइट्रोजन गेन करेगा अपने लोन पेयर को लूज करके, त्याग करके, तो इस पर कौन सा चार्ज एक्वायर हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और इसने लूज किया है तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज. इस तरीके से तो ये बाइपोलर स्पीशीज है, दैट इज कॉल्ड deuterium. ओके, एंड व्हाट अबाउट द एम्फोटेरिक नेचर? सो दिस deuterium हैव एबिलिटी टू रिएक्ट विद बोथ एसिड एज वेल एज बेस. ये दोनों के साथ रिएक्ट करता है, एसिड के साथ भी और बेस के साथ भी. दैट्स व्हाई आई कॉल्ड इट एज एम्फोटेरिक. ओके, सो बोथ द थिंग्स अबाउट द deuterium इज क्लियर, अबाउट बाइपोलर नेचर एंड एम्फोटेरिक नेचर. नाउ वी हैव अ लिटिल बिट एक्सरसाइज हियर. The first question is name the amino acid which is optically inactive. There is only one amino acid which is glycine. So the answer goes to glycine. Second question, name the bond which hold two amino acids together. Very simple answer, that is peptide bond. Third question, give chemical representation of a peptide bond. That I already talk about. That is CONH. देखिए यहाँ पर CONH करके शो किया हुआ है, ये आपका केमिकल रिप्रेजेंटेशन है. आप यहाँ से यहाँ तक लिखें और यहाँ पर डैश लगाकर छोड़ दें दोनों तरफ. Now we talk about the question number 4th. What are the essential amino acids? Give examples. I already talk about this. And 5th question, what is deuterium? You have to write the definition of the deuterium here. 6th question, which biomolecule is known as prime molecule or primary molecule? Obviously protein. So this is all about today class, and I hope you enjoy this video lecture. And if you got or interact with us some doubts, you can ask in our comment section. Have a nice day.